All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट इंडिया का 15th चैप्टर, जिसका हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ द मौर्य रूल। कहने का मतलब मौर्य रूल का क्या इंपॉर्टेंस रहा हमारे एंशिएंट इंडिया कल्चर पर, उसको पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो होगा सबसे पहला स्टेट कंट्रोल, कि मौर्य के स्टेट कंट्रोल क्या था, कैसा था। इकोनॉमिक रेगुलेशंस कैसे थे, कैसे वो अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करते थे। आर्ट और कल्चर, मतलब आर्ट और आर्किटेक्चर मौर्य रूल का कैसा था। और जो इसका मटेरियल कल्चर है और जो स्टेट सिस्टम है उसका फैलने की वजह से, एक तो पहली चीज़ कैसे फैला और उसके फैलने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, इफ़ेक्ट पड़ा। और सबसे एंड में पढ़ेंगे कि मौर्य रूल का जो डिक्लाइन हुआ, फॉल हुआ है, उसके क्या क्या कारण थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्टेट कंट्रोल। कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो किंग होते हैं उनको धर्म प्रवर्तक होना चाहिए। कहने का मतलब सोशल ऑर्डर का प्रोमलगेटर। प्रोमलगेटर मतलब होता है लोगों को या दूसरों जो उनकी प्रजा है उसको बताने वाला कि सोशल ऑर्डर क्या है और उसको कैसे मेंटेन करना है। सोशल ऑर्डर मतलब एक सोसाइटी में कैसे कौन रहेगा, किसका क्या रोल है, इसको समझाने वाला। खैर, तो ये कौटिल्य के अकॉर्डिंग एक किंग को होना चाहिए था। अब हम लोग जानते हैं कि किंग के क्या कहते हैं, मौर्य रूल में जो राजा थे उनके स्पेशली हम लोग जो फोकस्ड पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका को ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अशोका के अंदर जो था बहुत ऑलमोस्ट मैंने बताया था कि बहुत वास्ट ऑफिसर्स का एक तरह से समझ लीजिए कि नंबर था। बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियली इन सब में एम्प्लॉय किया हुआ था। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज थे उनको तीर्थ कहा जाता था। और जो ये क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज होते थे, जो हाई ऑफिशियल्स होते थे, उनका पेमेंट भी, उनका जो सैलरी था वो भी बहुत ज़्यादा था। तो जो इम्पॉर्टेंट, जो हाईएस्ट कहते हैं कि पेड ऑफिसर्स थे वो थे जैसे मिनिस्टर, जिसको मंत्री कहते थे ना, हाई प्रीस्ट जो पुरोहित होते थे, जो कमांडर इन चीफ सेनापति होते थे, और क्राउन प्रिंस युवराज। आपको पता है युवराज लोगों को जो प्रोविंस थे जैसे उज्जैन, तक्षशिला है ना, इनका भार दिया जाता था। तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलता था, सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता था, जो कि था 48,000 पान, है ना। तो जो पान है, ये जो पन है ये 3/4, मतलब पन समझ लीजिए एक सिल्वर कॉइन को कह रहे हैं, है ना। और एक सिल्वर कॉइन जो था, जो पन था, वो 3/4 ऑफ तोला, एक तोला का 3/4। तो ये 48,000 जो 48,000 पन है, ये एक्चुअली में 36,000 तोला है सिल्वर का। तो सोचिए इतना बड़ा अमाउंट में पेमेंट हुआ करता था उनको। और जो सबसे लोवेस्ट ऑफिसर्स थे उनका पेमेंट था 60 पन। और जो सबसे निचला देखा गया है, जो कम मतलब कभी कभी लोगों को पेमेंट मिलता था, वो था 10 से 20 पन। तो इतना कम पेमेंट छोटे ऑफिसर्स को मिलता था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इकोनॉमिक रेगुलेशंस, की मौर्य रूल के अंदर इकोनॉमी कैसे रेगुलेट किया जाता था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑलमोस्ट ना 2 डजन्स के अराउंड सुपरिटेंडेंट्स हुआ करते थे, ऑफिसर्स होते थे, है ना। तो यहाँ पे एक नंबर है 27 अध्यक्ष, 27 अध्यक्ष थे जो कि अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जो जैसे एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट था, ट्रेड और कॉमर्स को देखना एक डिपार्टमेंट था, वेट्स एंड मेजर्स को रेगुलेट करना एक डिपार्टमेंट हुआ, क्राफ्ट्स हुआ जैसे कि स्पिनिंग है, माइनिंग है, वीविंग है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, इन सब को देखने के लिए 27 सुपरिटेंडेंट्स थे। स्टेट जितने क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ द फार्म्स जो था वो स्टेट ऑन करता था, जिसमें कि स्लेव्स, लेबरर्स और वॉर प्रिजनर्स एम्प्लॉयड होते थे। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है मौर्य इकोनॉमिक रेगुलेशन का, वो है कि जो स्लेव्स थे उनको एम्प्लॉय किया जाता था एग्रीकल्चर में, है ना। इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे स्लेव्स को जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स हैं उनमें यूज़ किया जाता था घर का काम करने के लिए। इसमें मौर्य के अंदर देखा जाता है कि जो स्लेव्स थे, और एक बात याद रखिए, इंडिया ऐसा नहीं कि जो
इंडिया था, वो इंडिया का जो एंशियंट सोसाइटी था वो स्लेव डोमिनेटेड था, या फिर क्या थे स्लेव डिपेंडेंट था, जो कि हम लोग है ना जो यूरोपियन एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं वहाँ देखते हैं। ऐसा नहीं था इंडिया में, फिर भी जो भी छोटा अमाउंट था स्लेव्स का, उनका यूज़ होने लगा एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये एक सोशल डेवलपमेंट का सबसे समझ लीजिए एक तरह से पहल है। अब स्लेव्स को जो है वो खेती की तरफ ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो खैर, और जो पाटलिपुत्र है, अब एक चीज़ देखिए कि इतना बड़ा एम्पायर है तो ओवरऑल सब पे एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल तो नहीं रहा होगा, लेकिन जो क्या कहते हैं एक्सेसिबल है, कैपिटल से बहुत आसानी से जुड़ा हुआ, थ्रू रोड या फिर थ्रू रिवर सिस्टम्स से अगर जुड़ा हुआ कोई आसपास का रीजन है तो वो ऑब्वियसली कंट्रोल में था। तो ओवरऑल जो मौर्य का जो कंट्रोल था ना, जो रॉयल कंट्रोल था, वो बहुत बड़े एरिया को कवर करता था, क्योंकि लोकेशन बहुत मायने रखता है। पाटलिपुत्र का जो स्ट्रेटजिक पोजीशन था है ना, नदियों के जो नदियों के मेल के बीच में था, जहाँ से ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हर तरफ है ना ऑफिसर्स जा सकते थे, थ्रू रिवर्स है ना, नाव के ज़रिए जा सकते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि चूंकि ऑफिसर्स का पहुंच बहुत दूर तक हो चुका पॉसिबल था, इसी वजह से जो उनका कंट्रोल था बहुत बड़े एरिया पे था। इसके अलावा बहुत सारे रोड्स जो थे है ना, वो पाटलिपुत्र से जाते थे। जैसे एक रोड है जो पाटलिपुत्र से नेपाल जाता था, वैशाली होते हुए और चंपारण होते हुए। इसके अलावा एक रोड है जो कि वैशाली से फिर है ना चंपारण होते हुए कपिलावस्तु जाता था, कलसी जाता था जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, हाजरा जाता था और पेशावर तक पहुंचता था। सोचिए इतना कनेक्शन था। कुछ रोड्स जो थे वो पटना को सासाराम से जोड़ते थे, मिर्ज़ापुर से जोड़ते थे और सेंट्रल इंडिया के पार्ट से जोड़ते थे। पटना जो है कलिंगा से भी जुड़ा हुआ था, ईस्टर्न एमपी से होते हुए, ईस्टर्न मध्य प्रदेश के रीजन से होते हुए कलिंगा तक जुड़ा हुआ था, और फिर वहाँ से कलिंगा से एक रोड आगे जाता था जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक जाता था। तो समझ लिए बहुत बड़ा एरिया तक है ना इनका कम्युनिकेशन था, बहुत अच्छे लेवल का एक्सेस था। इसी वजह से उनका कंट्रोल ही बहुत बढ़िया से रहा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो स्टोन पिलर्स हैं वो चुनार में बने, जो कि वाराणसी के नज़दीक एक जगह है, और वहाँ से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड सिस्टम चाहिए होगा। जो रॉयल रेट है वो कंट्री में, मतलब कंट्रोल समझ लीजिए, रॉयल का जो राजा का कंट्रोल था है ना, वो कंट्री में ओवरऑल पूरे जितना भी उसका रीजन था, एम्पायर था जितना बड़ा, सब जगह था। सिर्फ और सिर्फ जो एक्सट्रीम ईस्ट वाला पार्ट है और जो एक्सट्रीम साउथ वाला पार्ट है, एक्सट्रीम ईस्ट समझ लीजिए इधर है ना, जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हम लोगों के स्टेट्स हो गए, म्यांमार तक समझ लीजिए है ना, और जो साउथ का जो एक्सट्रीम पार्ट है, जो समझ लीजिए बॉर्डर है इसका मौर्य एम्पायर का है ना, उन सब जगहों पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं रहा होगा, क्योंकि एक्सेस नहीं था है ना, कम्युनिकेशन जो था वो बहुत बढ़िया इन रीजन्स तक नहीं था। इसी वजह से रॉयल कंट्रोल इन सब जगहों पे थोड़ा कम रहा होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 9 अशोकन इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। 9 अशोका का लिखवाया हुआ इंस्क्रिप्शंस वहाँ पे पाया गया। तो ऑब्वियसली यहाँ तक कनेक्शन था तभी तो आया। ठीक है, और ये तो इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारे पिलर्स ऐसे हैं और बहुत सारे एडिक्ट्स ऐसे हैं जिन पे इंस्क्रिप्शन नहीं है, तो उसको मैंने अभी काउंट नहीं किया है। अगर हम लोग अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग चलें तो जो मौर्यन इकोनॉमिक रेगुलेशन था उसमें कई सारे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे पीजेंट से, आर्टिसन से और ट्रेडर्स से। अगर हम उसके लिस्ट के हिसाब से देखें, अगर उतना टैक्स कलेक्ट किया जाता होगा तो लोगों के पास ज़्यादा बचता ही नहीं होगा। तो हम समझ सकते हैं ठीक है कि उतना ज़्यादा टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता होगा, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो बाकी जो सिविलाइजेशंस हैं उसके हिसाब से इन मॉडर्न जो एम्पायर है उसके अंदर टैक्सेस बहुत ज़्यादा कलेक्ट किए जाते थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट मशीनरी, एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम को है ना इंट्रोड्यूस करना पड़ा होगा टैक्स के असेसमेंट के लिए, कलेक्शन के लिए और स्टोरेज के लिए। किनसे टैक्स लेना चाहिए, ये असेसमेंट हुआ, कलेक्ट करने वाले ऑफिसर्स है ना, और फिर स्टोर करने का जगह भी होना चाहिए। तो
मौर्य की एक बात है, जो मौर्याज थे उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो था, उन्होंने है ना असेसमेंट को दिया स्टोरेज से, कि किन से कलेक्ट करना है इस पे ध्यान दे, इससे ज़्यादा कि कैसे उनको जमा करना है। ठीक है, क्योंकि जमा करने का क्या है कि जमा करने को फिर वापस यूज़ भी करना है, तो हम पहले इस पे फोकस करें किन किन से लेना है और कितना कितना लेना है। ठीक है, जो समहर्ता थे वो हाईएस्ट ऑफिसर थे ना असेसमेंट के लिए और कलेक्शन के लिए, और जो सन्निधाता थे वो स्टोरेज के लिए हाईएस्ट ऑफिसर थे, मतलब खजांची, ट्रेजरर जिसको कह सकते हैं, चीफ ट्रेजरर, वो सन्निधाता थे। इसके अलावा कई सारे पार्ट्स में हम लोगों को ग्रेनरीज भी देखने को मिला। जो विलेज जो रूरल एरिया था मौर्य एम्पायर का, उसमें ग्रेनरीज देखने को मिला। इसका मतलब कि टैक्सेस जो थे वो गुड्स में भी, है ना, अनाजों में भी लिए जा रहे थे, है ना, और ये सब उस टाइम के लिए स्टोर किए जाते होंगे जब इमरजेंसी पड़ा हो, भूखा पड़ा हो, है ना, फेमीन हुआ, ड्रॉट हुआ, इन सब में इनके जो ग्रेनरीज में रखे हुए जो अनाज होते होंगे उनका इस्तेमाल किया होता होगा लोगों के लिए ही। और मौर्य एम्पायर का एक पहचान है, वो है पंच मार्क्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स। कहने का मतलब कि सिल्वर का प्लेट है ना, उस पर किसी भी टाइप का निशान उस पर क्या कहते हैं प्रेस कर देना, जैसे एक स्टाम्प होता है, ठीक वैसे ही, तो उनको कहते हैं पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स ना। इसमें बहुत सारे सिम्बल्स, बहुत सारे पंच मार्क कॉइन्स हम लोगों को देखने को मिले, लेकिन मोस्टली जो मौर्य के पंच मार्क कॉइन्स है उसमें पीकॉक है ना, और इसके अलावा पहाड़, इसके अलावा थोड़ा बहुत आप देखिएगा कि फूल पत्ती का हल्का हल्का डिज़ाइन है ना, ये सब पहचान है कि मौर्य एम्पायर का जो पंचमार्क कॉइन है वो यही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं, देख लीजिए, है ना, ये हो गया, ये सारे अशोका या मौर्य के जो पंचमार्क कॉइन्स हैं वो हैं। तो कई ज़्यादा अमाउंट में पाए गए हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इलेबरेट इकोनॉमिक सिस्टम रहा होगा टैक्स कलेक्शन का, और उनको असेसमेंट करने का, स्टोर करने का बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत बड़ा सिस्टम रहा होगा। तो ये दिखाता है कितना रिच मौर्य एम्पायर था। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य कल्चर का जो आर्ट और आर्किटेक्चर था, या आर्ट और कल्चर था, वो कितना डेवलप था। तो मौर्याज जो थे उन्होंने पत्थर के काम को, स्टोन मेसनरी को बहुत बड़े स्केल पे करवाया। ठीक है, इससे पहले भी पत्थर के काम हुए अलग अलग क्या कहते हैं सिविलाइजेशंस में, कल्चर्स में, लेकिन मौर्याज जो थे उन्होंने बहुत बड़े स्केल पे इस काम को करवाया। जैसे कि हम लोगों को पटना में एक जगह है कुम्हरार, है ना, वहाँ पे 80 पिलर का हॉल का समझ लीजिए रेमनेंट्स देखा गया। कहने का मतलब महल तो नहीं देखा गया, लेकिन उसके, है ना, पिलर्स के टुकड़े टुकड़े देखे गए हैं। तो 80 पिलर का हॉल था। हो सकता है ये रॉयल क्या इम्पीरियल बिल्डिंग रहा हो, समझ लीजिए, जहाँ पे राजा रहते होंगे, उनका महल हो, तो है ना। और जो एक चीज़ देखिएगा कि इन मतलब जो मौर्यास थे उस टाइम के, जो भी मेसनरी, जो भी स्टोन वर्कर्स होंगे, उनके अंदर एक बहुत बढ़िया टेक्निकल स्किल था, बहुत हाई टेक्निकल स्किल था। वो था कि वो जो स्टोन थे उनको बहुत अच्छे से पॉलिश करते थे, इतना पॉलिश करते थे जितना कि शाइनी, है ना, NBPW जो नॉर्दर्न ब्लैक पेंट वेयर है ना, वैसा, सॉरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, है ना, वैसा शाइन, मतलब ये लोग पत्थर में अपने जो पिलर्स थे उनमें ले आते थे। तो बहुत अच्छा टेक्निकल स्किल रहा होगा, तभी ऐसा कर पाते थे। जो पिलर्स हैं वो जितने भी बड़े पिलर हों वो सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर से बने होते थे, है ना। बफ कलर्ड कहते हैं, थोड़ा येलोइश कलर हो, येलोइश कलर वाले पत्थर जो हों, मोस्टली सैंड स्टोन्स देखे गए हैं, है ना। तो ये जितना भी पिलर होता था वो सिर्फ और सिर्फ ऊंचा पिलर है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर का बना हुआ है, एक सैंड स्टोन जो है ना उसका बना हुआ है। लेकिन उसके ऊपर जो कैपिटल्स होते होंगे, कैपिटल्स आप देखे होंगे, जैसे राष्ट्रपति भवन के सामने बुल कैपिटल है, और जो हमारा क्या कहते हैं इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है ना, शेरों वाला, वो भी एक कैपिटल है मौर्य का। तो ये अलग होते थे, इनका अलग पत्थर को काट छांट के बनाया जाता था और फिर इस पिलर के ऊपर रख दिए जाते थे, है ना। तो पिलर्स के ऊपर कैपिटल्स रखे जाते थे, वो अलग पत्थर होता था, लेकिन पूरा पिलर एक पत्थर होता था। अब देखिए बन कहीं रहा है, वहाँ से जैसे चुनार के रीजन, मैंने बोला कि जो वाराणसी है उसके पास, उसके नज़दीक एक चुनार, है ना, रीजन था
वहाँ पे ये सब बनते थे और उनका ट्रांसपोर्टेशन होता था दूर दूर, और वहाँ जाके वो पिलर्स इरेक्ट किए जाते थे। तो ये दिखाता है कि कहीं बनना और वो उस उतने भारी भरकम पिलर्स को कहीं और ले जाना और फिर वहाँ उसको इरेक्ट करवाना, तो ज़रूर इनकी टेक्नोलॉजी जो होगी वो बहुत अच्छी रही होगी, है ना। और अब चूंकि ये टेक्नोलॉजी वहाँ जा रही है तो कई रीजन से फैला भी होगा ना। ऐसा थोड़ी कि अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई इंसान दिल्ली में काम सीखा और अपने रीजन में आके करता है या बड़े शहरों में गया वहाँ, जैसे आप मज़दूर को ही देख लीजिए, अगर कोई जो मिस्त्री है, काम करने वाला है घर में, है ना, अगर वो बड़े शहरों में जाकर घर बनाता है तो वो वहाँ का सीखा हुआ जब अपने गांव आता है, अगर वहाँ वो काम कर रहा हो तो वहाँ भी इंट्रोड्यूस करता है। तो एक तरह से देखिए कि अगर पिलर्स जहाँ बन रहे हैं वहाँ से दूसरी जगह लाया जा रहा है, उनको इरेक्ट किया जा रहा है, तो ज़रूर वो, है ना, ये जो स्टोन के मशीनरी का थोड़ा थोड़ा काम स्प्रेड हुआ। मौर्य के ही शासनकाल में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो स्टोन में जो पहाड़ों में जो होल्स कर करके उनसे उनके अंदर कमरा बनाया जा रहा था ना, जो समझ लीजिए पहाड़ों के अंदर एक छोटा मोटा महल खड़ा कर देना, है ना। तो पहाड़ों को काट काट के, हीव आउट कर करके, है ना, उन रॉक्स को काट काट के, उनके चट्टानों को काट काट के रूम बना देना, है ना, मॉन्क्स के लिए स्पेशली। जैसे हम लोग देखते हैं एलिफेंटा केव्स है और अजंता केव्स हैं, है ना। तो ये सब, है ना, ये सब जो आर्ट है, आर्किटेक्चर का है, ये सब ये मौर्य ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहला जो केव्स हम लोगों को देखने को मिलता है वो है बाराबार हिल्स का बाराबार केव्स, है ना, जो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उस पिक्चर को। तो बाराबार केव्स जो था वो गया से 30 किलोमीटर की दूरी पे जो रॉक्स हैं उनको काट करके बनाया गया। बाद में यही जो कल्चर है या समझ लीजिए जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, ये साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के फैला और वहाँ हम लोगों को जैसे महाराष्ट्र में अजंता का केव्स देखने को मिलता है। ये टेक्नोलॉजी बाद में फैला वहाँ। यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, जैसे लाइन कैपिटल है ना, उसको देख लीजिए। और अशोका के कौन कौन कैपिटल्स कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, जैसे कि देख लीजिए नंदनगढ़ में, है ना, ये एक लाइन कैपिटल है। रामपुरवा में देखिए ये एक बुल कैपिटल है जो राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है, ठीक है, और ये एक और लाइन कैपिटल है। यहाँ वैशाली में एक लाइन कैपिटल है, सारनाथ में लाइन कैपिटल्स हैं, सांची में लाइन कैपिटल्स हैं, और यहाँ एक एलिफेंट का कैपिटल है सनकिस्सा में। तो ओवरऑल देख लीजिए आप लोग ना, 7 कैपिटल्स देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े कैपिटल्स, छोटे छोटे कैपिटल्स भी हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े कैपिटल्स हैं जिनमें मोस्टली क्या है, लाइन और बुल है। एक एलिफेंट का भी देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखिए कई सारे टेराकोटा के बने हुए टॉयज भी थे, जैसे एक यहाँ पे है टेराकोटा का फिगराइन है, ज़रूर ये या तो खिलौना रहा होगा या तो कोई फीमेल डीटी हैं जिनको पूजने के लिए, है ना, मूर्ति हो ये। वैसे एक दिलदार नगर में यक्षी है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये रहा, है ना, लोमस ऋषि का केव जो बाराबार हिल्स में, जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है, वो है, उसका एंट्री गेट है ये वाला। तो दिलदार नगर यक्षी का एक केस है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पटना के करीब एक गांव है ना, वहाँ धोबी लोग नदी के किनारे कपड़ा धोते थे, तो कपड़ा पटकने के लिए एक पत्थर था वहाँ पे, उस पर पटकते रहते थे। उनको पता नहीं था पत्थर क्या है, बस तो बाहर निकला हुआ था तो उस पर पटकते थे, धोते थे, उसके आसपास भी धोते थे। तो क्या हो ना, एक बार एक जानवर को, है ना, जानवर को दौड़ाए, शायद वो चूहा वूहा होगा, उतना याद नहीं मुझे, है ना। तो उन लोगों ने खदेड़ा, नुकसान कर दे रहा था उनका, तो उन लोगों ने खदेड़ा तो वो एक बिल में घुस गया। अब बिल में घुस गया तो उसको पकड़ने के लिए उन लोगों ने उस बिल को, है ना, कोदाल से या किसी दूसरे हथियार से, है ना, खोदना स्टार्ट कर दिया बिल को ख़त्म करने के लिए। तो जैसे वो खोदते गए तो वो पत्थर जो है वो बड़े फॉर्म में निकलता चला गया। बाद में उन लोगों ने जब पूरा खोदा तो देखे कि वो, है ना, एक मूर्ति है। फिर आर्कियोलॉजिकल टीम आई, उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि एक मॉडर्न एज का एक यक्षी का स्कल्पचर है। यक्षी समझ लीजिए जो ये है, इनको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की तरह से देखा जा रहा है ना। तो यक्षी एक डिवाइन कैरेक्टर तो नहीं कह सकते कि परफेक्ट डिवाइन हो, जैसे साउथ के कल्चर में यक्षी जो है एक डेमी गॉडेस है, जो ना गॉड है ना राक्षस है ना, वो
समझ लीजिए कि डेमी गॉड हैं। डेमी गॉड कह लेते हैं कि जिन जो गॉडेस का गुण है लेकिन वो पायस नहीं है, एकदम प्योर नहीं है, ठीक है। तो ये एक यक्षी है, दिलदार नगर में पाया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे जो मटेरियल कल्चर है मौर्य एम्पायर का और जो स्टेट सिस्टम है वो कैसे फैला और कहाँ तक फैला। तो जो मौर्य का मटेरियल कल्चर है वो जनरली किस पर बेस्ड है, तो ऑब्वियसली है ना आयरन कल्चर है, आयरन एज का एक कल्चर है, तो आयरन पर बेस्ड है। राइटिंग्स पे बेस्ड है ना, जैसे ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, जो प्राकृत लैंग्वेज है मगधी, है ना, ये सब पे बेस्ड है। इसके अलावा पंच्ड मार्क कॉइन्स बहुत भारी नंबर में पाए गए हैं। इसके अलावा जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है उनका बहुत भारी मात्रा में वो पाए गए हैं। बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ है और रिंग वेल्स का, है ना, जो हम लोगों ने जो हमारा एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिंग वेल्स देखा है, ठीक वैसे ही रिंग वेल्स है ना। ये सारा उनके कल्चर में इंक्लूडेड है, मटेरियल कल्चर में। अब ये जो कल्चर है ये ग्रो किया और इसके ग्रो करने की वजह से कई सारे, है ना, शहर भी डेवलप हुए। अब क्योंकि अब एक चीज़ याद रखिए, शहर डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें लगे होंगी, तो आयरन सबसे बड़ा रोल निभाता है इसमें। अब आयरन के लिए आयरन ओर्स, अच्छे आयरन ओर्स में, है ना, उनका कनेक्शन होना चाहिए था, जानकारी होनी चाहिए थी, है ना। तो जो झारखंड का जो रिच आयरन ओर्स है ना, सिंहभूम वाला रीजन, तो उस रीजन के से इन लोगों को जान पहचान अच्छे से था और वहाँ से आयरन को निकाला जाता था। अब आयरन जो निकाला जाता था तो बहुत कुछ बनते होंगे, हथियार, टूल्स, ये सब, है ना। जैसे कि मान लीजिए कुल्हाड़ी हो गया, उसके बाद हल हो गया खेती करने के लिए, सिकल्स हो गए, इसी टाइप के बहुत सारे टूल्स बनते होंगे। स्पोक व्हील जो है, व्हील विद स्पोक्स, है ना, इसी एज में स्टार्ट हुआ है उनका यूज़। इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि सॉलिड व्हील्स थे और इस एज में स्पोक्ड व्हील्स यूज़ होना स्टार्ट हो गए हैं। स्टेट का जो था, जो मौर्यन स्टेट था, उसका मोनोपोली था आर्म्स और वेपन्स पे, जो हथियार हैं, भाला है, इन सब के ऊपर स्टेट का मोनोपोली था कि ये हथियार कोई नहीं रख सकता हमारे अलावा। बाकी जितने टूल्स हैं उन पे कोई रूल, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हुए थे, कोई भी वो सारा हथियार, क्या कहते हैं, वो सारे टूल्स को यूज़ कर सकता था, बना सकता था। लेकिन आर्म्स और वेपन सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अंदर रहता है। जैसे अभी भी हम लोग जानते हैं कि जितने भी गन्स हैं, इसके अलावा जो तोप है, मिसाइल है, जो भी हथियार है अभी के ज़माने का, वो स्टेट के अंदर रहता है, हम लोग नहीं रख सकते वो। हाँ, कभी कभी हम लोग को लाइसेंस, गवर्नमेंट ही लाइसेंस देती है आर्म्स रखने के लिए, वो भी लाइसेंस नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई होती है। तो ठीक वैसा ही उस टाइम पे हथियार तलवार था, तो ऑब्वियसली उस पर ही मोनोपोली रहा होगा, ताकि कोई तलवार रखे नहीं, है ना। इस वजह से नहीं कि क्या कहते हैं कि वो स्टेट को चैलेंज करे, इस वजह से कि रेबेलियंस होते हैं कई जगह पे। क्या होता है कि लोग, अब बहुत भारी नंबर में अगर हथियार वाले लोग मिल जाएं तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को खतरा पैदा करते हैं, तो इस चीज़ों को रोकने के लिए वो रहा होगा। हाउसेज जो थे वो बर्न्ड ब्रिक्स के भी पाए गए हैं, है ना, पकाए हुए जो ईंट होते हैं उनके पाए गए हैं, और लकड़ी के भी बनाए हुए हाउसेज देखने को मिले हैं। पटना, जो पाटलिपुत्र के रीजन है, वहाँ पे लकड़ियों का एम्बैंकमेंट देखने को मिलता है। जैसे किला बना होता है ना, किला की दीवार होती है, तो वैसे ही ना एक लंबा सा लकड़ी का जो लॉग्स हैं, लॉग्स कहते हैं तना वाला पार्ट, है ना, बीज का पूरा गोल गोल ना तना वाला पार्ट, और लकड़ी के मोस्टली सर्कुलर फॉर्म में पाए गए हैं। तो उन लॉग्स का एक एम्बैंकमेंट बना हुआ है, दीवार बना हुआ है। ऑब्वियसली वो फ्लड की वजह से, है ना, फ्लड से प्रिवेंट, बचाने के लिए, अंदर के सिटीज़ के रेसिडेंट्स और हाउसेस को बचाने के लिए रहा होगा, और जो फॉरेन इन्वेजन है उसको स्लो करने के लिए, कि अगर कभी हमला हो तो इन एम्बैंकमेंट्स को पार करके आना पड़े। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो इन्वेजन होगा वो स्लो हो जाएगा। तो रिंग वेल्स का जो यूज़ है इस रीजन में, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो हम लोगों को रिंग्स का हम लोगों को देखने को मिलता है कि अच्छे से वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन इन रीजन में जो हमारा गैंगेटिक प्लेन्स है ना, इस रीजन में रिंग वेल्स को सबसे पहले मौर्याज ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया है। अब इसके अलावा, अब चूँकि कुआँ है तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए ही यूज़ किया जाए।
छोटे छोटे अगर गड्ढे किए जाएंगे तो उनमें कचरा भी जमा किया जा सकता है, यूज़ किया हुआ गंदा पानी भी वहाँ पे रखा जा सकता है, जो टैंक्स हम लोग कहते हैं, है ना, जिन तो उस टाइम पे सॉक पिट्स, अब चूँकि वो क्या होता है कि मान लीजिए गांव में आप लोग देखिएगा जहाँ पे ट्यूबवेल है या फिर जहाँ पे कहते हैं कि वॉशरूम्स हैं, है ना, जहाँ पे नहाया जाता है जनरली, तो उनका कनेक्शन क्या है ना, आगे चल के एक थोड़ा सा नाला बना के एक बड़ा सा गड्ढे में कर दिया जाता है और वो गड्ढा खुला होता है, वहाँ जाता है पानी, धीरे धीरे वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल। तो ऐसे जो गड्ढे होते हैं उनको सॉक पिट्स कहते हैं। तो रिंग वेल्स का इंट्रोडक्शन के साथ साथ सॉक पिट्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या था। फिलहाल अभी देखते हैं स्प्रेड कैसे कैसे हुआ। तो मटेरियल कल्चर जो है वो हल्का हल्का चेंज के साथ बहुत मतलब जो आसपास के रीजन है उन सब में फैला, जैसे कि बंगाल के रीजन में फैला, कलिंगा में फैला, आंध्र प्रदेश में फैला, कर्नाटक में फैला, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन वहाँ के क्या कहते हैं कल्चर के हिसाब से, उन रीजन्स के जो लोकल कल्चर्स हैं उनके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके ये सारा चीज़ वहाँ पे फैला और साथ में उनका लोकल कल्चर भी डेवलप करा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो मौर्य का कल्चर है, जो गंगेटिक बेसिन के जो मटेरियल कल्चर है उसी पे निर्भर थे, उनका अपना भी कल्चर था और वो भी साथ साथ में डेवलप हो रहा था। बांग्लादेश में जो महस्थाना इंस्क्रिप्शन है जो कि बोगरा डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था, है ना, वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो ये देखने, और इसके अलावा बहुत सारे NBPW भी हम लोगों को देखने को मिले हैं बानगढ़ में, है ना, दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ तक फैला हुआ था, तो दिखा रहा है कि जो कल्चर यहाँ पे है गंगेटिक प्लेन्स में है वो वहाँ भी पहुँचा हुआ, तो स्प्रेड हुआ है। ठीक है, इसके अलावा NBPW के शर्ट्स हैं, टुकड़े हैं, है ना, चंद्रकेतुगढ़ है 24 परगना वाले रीजन में वेस्ट बंगाल के, तो वहाँ भी फैला है। जो उड़ीसा का रीजन है वहाँ पे शिशुपालगढ़ में हम लोगों को बहुत सारा NBPW और आयरन के इम्प्लीमेंट्स देखने को मिले हैं, बहुत सारे पंच मार्क कॉइन्स देखने को मिले हैं, तो वहाँ तक फैला है। ठीक है, तो ये जो शिशुपालगढ़ है ये जो धौली और जोगाड़ा का रीजन है ना, उसके नियर इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, वहाँ भी अशोका के इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। तो इन रीजन्स तक मटेरियल जो कल्चर है वो स्प्रेड हुआ है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का जो रीजन है ना, वहाँ पे जो आयरन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, एडवांसमेंट हुआ है, वो जो मेगालिथ बिल्डर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट मौर्यन इन्फ्लुएंस वहाँ है। जो मौर्य का मटेरियल कल्चर है वह जो गंगेटिक बेसिन में है वो उस पर पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहा, ऐसा नहीं है। जो वहाँ के मेगालिथ बिल्डर्स हैं, आप लोग, मैंने पहले पढ़ाया है इससे रिलेटेड कि मेगालिथ बिल्डर्स है ना, जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जो है ना, जो ग्रेव्स के ऊपर डिज़ाइन कर दिए जाते थे ना, रख दिए जाते थे ना, वो वाले जो वर्कर्स थे ना, बिल्डर्स थे मेगालिथ के, उनका एडवांसमेंट रहा। ऑब्वियसली पत्थर को काटने के लिए लोहे का भी एडवांसमेंट चाहिए, तो बाद में धीरे जैसे स्टोन एज था तो स्टोन वर्क्स ज़्यादा इम्प्रूव थे, तो वही बिल्डर्स वही धीरे धीरे करके, है ना, जो टेक्नोलॉजी है आयरन टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होते गए होंगे, उनका इम्प्रूवमेंट किए होंगे, लेकिन मौर्यन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला है। ठीक है, अमरावती में जो अशोक के इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 3 और जगह पे इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं और कर्नाटक में 9 और जगह पे। अब आप बोलिए कि मैंने पहले 9 बताया है और अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट, है ना, 13 to 14 प्लेसेस मेंशन किए गए हैं। तो थोड़ा फ्लक्चुएशंस, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कुछ वो इंस्क्रिप्शंस थे, ये इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वो है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब रीजन में अशोक के इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, जो कि ये दिखाता है कि ये सारे के सारे किधर से आए हैं, ईस्टर्न कोस्ट से। कहने का मतलब उड़ीसा वाले रीजन से होते हुए पर्कुलेट करते हुए डेक्कन प्लेटो के रीजन में गया है ना। तो इसी से, क्योंकि उनका रोड का कनेक्शन भी इधर ही से था, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि, है ना, उड़ीसा से कलिंगा के रीजन से होते हुए उधर क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक कोई एक रोड गया हुआ था, तो यहाँ से पर्कुलेट किया है। इसके अलावा जो मौर्य कल्चर था उसके अंदर स्टील का भी, जो स्टील बनाया जा रहा है ना, वो भी आर्ट हम लोगों को देखने को मिला है। अराउंड 200 BC के जो स्टील्स मिले, है ना, वो 200 BC के डेट के थे। और ऐसे ही स्टील्स जो हैं वो
है ना, कलिंगा वाले रीजन जो हैं वहाँ भी देखने को मिला है। तो ये कहा जाता है कि यहाँ से जो गंगेटिक बेसिन है वहाँ से ये स्टील बनाने का जो आर्ट है वो वहाँ तक फैला होगा। और अब चूंकि स्टील ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो जंगल का क्लियरेंस जो होगा, जंगल की कटाई है ना, वो बड़े पैमाने पे हुई होगी। इसके अलावा जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ होगा सिटीज़ का, है ना, और अलग अलग क्राफ्ट्स का, वो बड़े अमाउंट में हुआ होगा। और थोड़ा बहुत इसको अगर रिलेट करें, अशोक के बाद जो उड़ीसा के कलिंगा के रीजन में जो क्षेत्री किंगडम है ना, जो क्षेत्री एम्पायर डेवलप हुआ ना, राइज किया, उसका कारण कहीं थोड़ा बहुत इस स्टील का इस टेक्नोलॉजी के स्प्रेड से भी रिलेट किया जाता है कि स्टील यहाँ पहुँचा तो ये इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ और इसी वजह से क्षेत्री किंगडम बाद में, है ना, और बड़े लेवल पे राइज किया। अब देखिए स्टेट फॉर्मेशन में जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस कह सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज जो किसी चीज़ को, किसी टाइप के रिस्पॉन्स को जनरेट करवाता हो। जैसे कि मान लीजिए चींटी काटना, और जैसे मान लीजिए आपको चींटी काटा तो आप तुरंत उस हाथ वहाँ पे लगाते हैं कि क्या कटा नहीं कटा, है ना। तो ये तो चींटी का काटना एक स्टिमुलस हुआ, और जो अपने हाथ से ऐसे किया, है ना, जो भी आपने एक्शन किया वो एक रिस्पॉन्स हो गया। तो स्टेट फॉर्मेशन का जो भी स्टिमुलस था वो मौर्य से ही आया है उन सब रीजन में। मौर्य के बाद जैसे क्षेत्री से, अभी मैंने पहले बताया क्षेत्री का, है ना, क्षेत्री के अलावा सतवाहनाज जो कि डेक्कन में राइज किए थे, है ना, 1st सेंचुरी BC के अराउंड, छेराज जिनको केरला पुत्रा भी बोला जाता है, चोलाज और पांड्याज, इन सब का जो स्टेट जो एम्पायर बाद में राइज हुआ है वो कह सकते हैं कि मौर्याज का जो रेमनेंट्स हैं, है ना, और इनका मौर्य का जो मटेरियल कल्चर है उनके फैलने की वजह से हुआ है। अगर हम लोग अशोक के इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो जो छेराज थे, है ना, चोलाज थे, पांड्याज थे, सत्यपुत्र थे, है ना, और तम्रापर्णी का जो किंगडम था जो कि श्रीलंका का रीजन है, ये सारा का सारा मौर्य एम्पायर के बॉर्डर पे था। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा होगा, जानते होंगे। जैसे हम लोग को अभी पता होता है हमारे आसपास के शहर में क्या क्या चीज़ चल रहा है ना, वहाँ अभी क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ क्या फैशन है, ये सारा चीज़ हम लोग जानते हैं आसपास अभी। तो उस टाइम पे भी ठीक है थोड़ा लेट स्प्रेड हुआ होगा क्योंकि कम्युनिकेशन में टाइम लगता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन था तो इन्फ्लुएंस्ड रहे होंगे मौर्य से ये सारे के सारे रीजन। जैसे कि मेगास्थीन्स का जो बुक है इंडिका, है ना, उसमें पांड्याज का जिक्र है। तो मतलब मेगास्थीन्स पांड्याज के बारे में जानता होगा, तो ऑब्वियसली जबकि मेगास्थीन क्या है वो पाटलिपुत्र में था, तो यहाँ अगर वो जानता तो यहाँ पे भी वो लोग जानते हैं, तो वो लोग भी इन लोगों को जानते होंगे। ठीक है, जैसे कि डियर टू गॉड्स है ना, देवनम-पिया जो टाइटल था जो अशोक अपने लिए यूज़ किया करता था कि देवनम पिया पियादसी अशोक अपने आप को कहता था इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग। तो ये जो देवनम पिया डियर टू द गॉड्स वाला टाइटल है, ये इसको ट्रांसलेट करके तमिल संगम जो लिटरेचर है, संगम लिटरेचर जो है कलेक्शन है, कंपाइलेशन है तमिल बहुत सारे पोइट्रीज का, है ना, उसके अंदर भी ये एडेप्टेशंस अलग अलग राजा को दिया गया है। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे, है ना। इसके अलावा जो ये सारा का सारा स्प्रेडिंग का जो प्रोसेस है वो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके साथ मेल खाता है ना, क्योंकि कौटिल्य ने ही कहा था कि नए सेटलमेंट्स को करवाइए, और किसके हेल्प से, तो कल्टीवेटर्स के हेल्प से, और जो लेबरर्स हैं ना, कल्टीवेटर्स जो होंगे वो मोस्टली वैश्यास ही रहे होंगे उस टाइम पे, है ना, और जो शूद्र होंगे वो लेबरर का काम किए होंगे। तो इन दोनों के हेल्प से नए नए सेटलमेंट्स को, चूँकि जितना नया नया सेटलमेंट होगा उतना टैक्स कलेक्शन होगा, ठीक है, टैक्स कलेक्शन होगा तो उतना रिच होगा वो एम्पायर, उतना रिच होगा तो उतना ज़्यादा उसका क्या कहते हैं डेवलपमेंट होगा, उतनी बड़ी आर्मी मेंटेन होगी, उतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो लगा पाएंगे, क्योंकि सारा चीज़ किस पे बेस्ड है, आपकी इकोनॉमी पर बेस्ड है। अभी भी इंडिया अगर एक बहुत बड़ा इकोनॉमी बन जाए तो इंडिया का आर्म्स हो जाएगा, या फिर इंडिया के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सारा चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो उस टाइम पे भी ये माने रखता होगा, इसलिए कौटिल्य ने कहा कि नए नए सेटलमेंट्स को बढ़ावा दीजिए ताकि ज़्यादा कलेक्शन हो टैक्स का। इसके लिए क्या हुआ कि जो नए नए पेजेंट्स थे, नए नए किसान थे, उनको सीड्स दिया गया,
है ना, कैटल्स मवेशी दिए गए खेती करने के लिए, और पैसा भी दिया गया, है ना। इसके अलावा टैक्स से रिमिशन भी दिया गया, कि छुटकारा भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कर दिया गया, कि अभी नए नए हैं तो इनको टैक्स से थोड़ा आज़ादी दिया जाए, फिर बाद में इन लोगों को टैक्स में लाया जाए। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। इसके अलावा अशोक जो है, उन्होंने जो ट्राइब्स थे, जो ट्राइबल पीपल थे, उनसे बहुत ही गहरा कांटेक्ट किया हुआ था। किसके थ्रू? अपने जो ऑफिसर्स थे ना, धम्मा महामतराज, उनके थ्रू कनेक्शन था उनका, ठीक है। और बार बार वो उन लोगों को कह रहे थे कि इस कल्चर को अपनाइए, हम लोग डेवलप्ड हैं, कहाँ खेती बाड़ी में रह रहे हैं, आप लोग धर्म से अनजान हैं, धम्मा को अपने लाइफ में लाइए, अपना लाइफ बढ़ाइए, इसके अलावा आप गॉड के करीब जा सकते हैं। ये सब बातें कर करके जो हम लोगों ने, है ना, देखा है कि जो एक कल्चरेशन का टेक्निक है ना, उसमें उन लोगों को लाया, और कई जगह पे सक्सेस भी हुए वो, है ना। तो ये जो धम्मा महामतराज होंगे, उन्होंने ही उन लोगों को ये जो हायर कल्चर है मौर्यास का, उसके बारे में बताया होगा, उसके बारे में मोटिवेट किया होगा, और वापस, है ना, जो ट्राइब्स जो जंगल में शिकार उकार कर रहे हैं, है ना, हंटर और गैदरर्स हैं, उनको सेडिमेंट्री लाइफ जो है उनमें लाया होगा, और नए नए सेटलमेंट्स करवाए होंगे, तो ऑब्वियसली ग्रोथ हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो अशोक जो थे, उन्होंने एक सिस्टमेटिक पॉलिसी ऑफ एकल्चरेशन, मतलब किसी, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइब्स हैं, उनको अगर हम लोग अभी अपने पास ला के रखे, तो हम लोगों ने क्या किया, उनका कल्चरल, है ना, कल्चरली क्या किया, उनको इम्प्रूव करवाया है, अपने कल्चर में मिलाया है, तो उनका एक कल्चरेशन किया है। तो एक सिस्टमेटिक पॉलिसी, ऐसा नहीं कि बस पकड़ के लाए सीख लो, नहीं, लगातार कांटेक्ट रखा रहा ऑफिसर्स, तो धीरे 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 धीरे, है ना, उनमें वो जो है हमारे जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उसमें वो इम्बाइब कर गए। अब हम लोग पढ़ेंगे जो मौर्य एम्पायर था, उसका फॉल जो हुआ, उसका कारण क्या क्या था। तो उसके कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण जो ब्राह्मण जो सोसाइटी था, उनका रिएक्शन। चूँकि जो अशोका था, उन्होंने एक बुद्धिज़्म की पॉलिसी को थोप दिया था। कह सकते हैं कि एंटी सेक्रीफाइस, आप सेक्रीफाइस नहीं दे सकते, बलि नहीं दे सकते, ना, मारना नहीं जानवरों को। तो एंटी सेक्रीफाइस जो उनका रुख था, एटीट्यूड था, पॉलिसी था, है ना, जो कि बुद्धिज़्म से अडॉप्ट किया गया था। उससे क्या हुआ कि ब्राह्मण्स के इनकम को इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो जनरली क्या सेक्रीफाइसेस करवाते थे, और उनमें जो दक्षिणा या गिफ्ट्स मिलते थे उन पे उनकी ज़िंदगी चलती थी। तो हुआ क्या कि टोटल का टोटल उन लोगों के इनकम को उनका इनकम का लॉस हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो उन्होंने लॉज बनाए, जो उन्होंने, है ना, पॉलिसीज़ बनाए लॉज से रिलेटेड, वो क्या हुआ कि वो सेम सिविल और क्रिमिनल लॉ बनाया सारे के सारे वर्ण के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्राह्मण्स के अंदर उनके, मतलब अशोका के लिए एंटीपैथी डेवलप हुई, है ना। तो और जब अशोक ऑब्वियसली कमज़ोर रहे होंगे, कहने का मतलब जब अशोका का एग्ज़िट होता है मौर्य एम्पायर में, तो बाद में जाके वो लोग इस चीज़ को लेकर के, है ना, ऊपर आते हैं और फिर मौर्य एम्पायर का फॉल करवाते हैं। तो ये भी एक कारण रहा, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही कारण रहा, ये भी एक कारण रहा। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो शुंगा एम्पायर डेवलप हुआ बाद में, और जो कांवा एम्पायर डेवलप हुआ है, जो कि, है ना, मध्य प्रदेश और जो हमारा क्या कहते हैं गंगेटिक बेसिन से लेकर के मध्य प्रदेश वाले रीजन में ना, इसमें रूल किए। और जो सतवाहनास थे, ये सारे के सारे क्या थे, ब्राह्मण्स थे। तो और ये लोग वैदिक सेक्रीफाइसेस प्रैक्टिस करते थे, जो कि अशोका के द्वारा मना कर दिया गया था। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं अशोका के जाते ही मौर्य एम्पायर का फॉल स्टार्ट हो गया, और ये लोग वापस क्या कहते हैं, जो ब्राह्मण थे उन्होंने वापस से डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा जो दूसरा कारण था वो था फाइनेंशियल क्राइसिस। अशोक की जो मौर्य एम्पायर थी, है ना, अप टू अशोक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करते थे, और बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। तो इतने सारे ऑफिसर्स हैं, इतना लार्ज अमाउंट में आर्मी है ना, तो उन सबको पेमेंट दिया जाता होगा। अब पेमेंट दिया जाता होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, बहुत बड़ा खर्चा हुआ उस हिसाब से देखें तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, है ना। फाइनेंशियल क्राइसिस के और भी कारण थे, जैसे कि अशोक ने बहुत बड़े बड़े डोनेशंस किए थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो रॉयल ट्रेजरी था वो खाली होता चला गया।
मतलब लास्ट स्टेज में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो भी एम्पायर है, जो भी स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए ना, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो जितने भी सोने की मूर्तियाँ थी उनको पिघला पिघला करके, है ना, उससे वो लोग अपना क्या कहते हैं इकोनॉमी चला रहे हैं। तो समझ लीजिए किस लेवल तक गिरा और कितना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस रहा होगा। जो तीसरा मुख्य कारण रहा है वो रहा है ऑपरेसिव रूल, है ना। जब आप कभी भी, है ना, अपनी प्रजा के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे, है ना, वो रिबेल करेंगे और आप जैसे ही आप कमज़ोर पड़े आपको गिरा देंगे। अब अशोक तक क्या हुआ कि बहुत बढ़िया तरीके से रूल हो रहा था, ऐसा नहीं कि बहुत क्या कहते हैं ऑपरेशन था उस तक में, लेकिन अशोक के जाते ही ये चीज़ और बढ़ गया होगा क्योंकि अशोक एक बहुत पावरफुल रूलर था, ठीक है। जैसे कि बिंदुसारा के रेन में देखने को मिलता है कि जो तक्षशिला के जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया, जो वहाँ पे जो दुष्ट मत्याज थे, जो ऑफिसर्स थे, ब्यूरोक्रेट थे, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायत किया कि ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ठीक है। इस पे बहुत अंकुश भी लगाया गया, लेकिन फिर भी पाटलिपुत्र से कितना ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता था। तक्षशिला जो कि, है ना, हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर है वहाँ पे पड़ता है। कलिंगा एडिक्ट्स में ये देखने को मिलता है कि अशोक जो है वो अपने महामतराज से बोल रहे हैं, है ना, कि लोगों को, जो भी प्रजा है उसको टायरेनाइज नहीं करें, परेशान नहीं करें जब तक कोई बढ़िया वैलिड रीज़न ना हो। बिना वैलिड रीज़न के आप परेशान नहीं करें। तो दिखा रहा है कहीं ना कहीं, है ना, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो परेशान कर रहे हैं लोगों को, तभी तो किंग अपने तरफ से एक एडिक्ट में लिख रहा है कि ऐसा ना करें। अब इसी चीज़ को ठीक करने के लिए अशोक ने क्या किया, जो तोसाली का रीजन है कलिंगा में, है ना, उज्जैन और तक्षशिला, ये जो बड़े बड़े प्रोविंस थे और जो सिटीज़ थे, इन सब जगहों पे जो ऑफिसर्स थे उनका रोटेशन स्टार्ट कर दिया। जो भी हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफ़र होते रहता है ऑफिसर्स का, तो अशोक ने ये चीज़ को स्टार्ट कर दिया ताकि जो ऑफिसर्स हैं वो बदलते रहें तो लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करें। एक जगह रहेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, ठीक है, और लोगों के पास उपाय भी नहीं होगा कि यार, है ना, कि अच्छा ऑफिसर आता या अच्छा ऑफिसर होता, क्योंकि वो फिक्स हो गया वहीं है। अब रोटेशन की वजह से क्या हुआ कि हो सकता है बहुत सारे ख़राब ऑफिसर्स भी हों, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी मिल रहे होंगे उनको, तो थोड़ा सा उन लोगों का प्रॉब्लम कम होगा। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए, है ना, अशोक ने 256 डेज़ का यहाँ पे नाइट्स है ना, समझ लीजिए 256 दिन का एक पिलग्रिमेज टूर भी किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो मेन बड़े बड़े प्रोविंशियल, है ना, जो कैपिटल्स होंगे, सिटीज़ होंगे, वहाँ जा कर, है ना, घूम फिर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली राजा अगर कहीं से जाएगा तो वहाँ का जितना भी ऑफिसर वो शांत रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन में हेल्प हुआ। तो ये सब चीज़ दिखाता है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन हो रहा था। और जैसे ही अशोका का क्या कहते हैं पावर से एग्जिट हुआ, वैसे ही लोग धीरे धीरे पनपते गए और कुछ सालों के अंदर अंदर मौर्य एम्पायर का पतन हो गया। खैर, तो मौर्य एम्पायर के और भी डिक्लाइन के और भी कई सारे कारण थे, जिनमें से एक कारण था कि जो बगल में जितने भी क्या कहते हैं उनके सराउंडिंग में बॉर्डरिंग जितने भी रीजन्स थे मौर्य एम्पायर के, वहाँ जो नया नॉलेज यहाँ से पहुँचा, है ना, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई टेक्निक आपको आती है लड़ाई में, ठीक है, और आप अपने दुश्मन को ही बता दें तो आपके बचने का या जीतने का कितना चांस रहता है? बहुत कम, है ना। इसलिए अपने दुश्मनों को अपनी जो टेक्निक है नहीं बताई जाती है। यहाँ क्या हुआ कि अब ये जो मटेरियल कल्चर फैला, है ना, जो लोहा का, स्टील का, ये जो कल्चर टेक्निक फैला, इससे क्या हुआ कि जो मगध जो पहले सुपीरियर था अपने इन्हीं कारणों से कि उनके पास बढ़िया सुपीरियर हथियार, है ना, वेपन्स थे, अब वो लोग आसपास भी पहुंच गया। जो अपना क्या कहते हैं समझ लीजिए जो बॉर्डर पे रहे होंगे जो स्टेट्स, और फिर जो मान लीजिए मौर्य एम्पायर के अंदर ही जो लोग, है ना, अंदर गुस्से में रहे होंगे, है ना, उन सब के पास ये चीज़ पहुंचा। तो क्या हुआ, जैसे जैसे मौर्य एम्पायर कम, है ना, क्या कहते हैं पावर खोता चला गया, ये लोग बढ़ते चले गए। तो वही हुआ कि आयरन टूल्स और जो वेपन्स उन लोगों के हाथ में गया, जो पेरीफेरी पे बॉर्डर पे रह रहे थे, है ना, जो प्रोविंसेस थे, वो क्या हो गया कि जैसे ही
यहाँ पे मटेरियल कल्चर फैला है और उसी में देखा जा रहा है कि मौर्य एम्पायर का फॉल होता जा रहा है। ये दोनों एक साथ हो रहा है, मतलब अशोका का एग्जिट हुआ, इन लोगों के हाथ में हथियार आया और फिर मौर्य एम्पायर का कहानी ख़त्म करते चला गया धीरे धीरे। इसके अलावा एक और मेजर रीज़न था, वो ये था कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है ना, हमारा जो ये हिंदू कुश वाला जो रीजन है ना, पाकिस्तान वाला बेल्ट समझ लीजिए, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला ना, ये जो फ्रंटियर है हमेशा इंडिया में इधर से ही हमला होता रहा है। और जो मौर्य एम्पायर है उन्होंने इस रीजन को ना निगलेक्ट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो सिथियंस थे है ना, जो इन सब रीजन में आके हमला करते थे, समझ लीजिए कि मोस्टली सेंट्रल एशियन पीपल थे, ठीक है। जो सिथियंस थे वो चूँकि घुड़सवार हुआ करते थे, उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता था, इधर उधर जाते थे, लड़ाई पीट करते थे, हथियार है ना जीतते थे, लूट मार करते थे। तो सिथियंस का क्या हुआ कि मतलब हमला स्टार्ट हो गया, जैसे कि एक टाइम पे गंगीज़ खान का हम लोग देखेंगे, एंड तो वैसे ही उस टाइम पे सिथियंस का हमला स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट होते ही क्या हुआ, जो स्टेबल, अब ये चूँकि स्टेबल नहीं थे, हर जगह घूमते फिरते रहते थे, उधर गए उधर हमला, तो जो स्टेबल एम्पायर्स थे जो चाइना में और जो इंडिया में स्टेबल एम्पायर्स थे, इन पर इन लोगों का मतलब क्या कहते हैं एक खतरा मंडराने लगा। तो चाइना का जो रूलर उस टाइम पे थे ना, शी हुआंगती ना, जो कि 247 से 210 बीसी के राउंड रूल किए, उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाया 220 बीसी में, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और ये जो वॉल बना, इसकी वजह से क्या हुआ कि उनका एम्पायर, जो चाइनीज़ एम्पायर था, वो सिथियंस से एक तरह से समझ लीजिए छुटकारा पा लिया, क्योंकि इतना बड़ा वॉल बना, सिथियंस उसको पार ही नहीं कर सकते, और कितने जगह पे पार करेंगे इतना बड़ा वॉल को। तो इससे वो क्या कहते हैं अपने एम्पायर को बचाए। और अशोका ने इस चीज़ के खिलाफ, मतलब इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी कदम नहीं उठाया, है ना। उसने क्या कहते हैं, उन्होंने जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो रास्ता है इसको ना सेफ गार्ड नहीं कर पाया। तो इस वजह से क्या हुआ कि सिथियंस ने हमला स्टार्ट किया। अब सिथियंस के हमला की वजह से जो उस रीजन में पार्थियंस थे, शाकाज थे और जो ग्रीक्स रूलर्स थे, है ना, ये सब एम्पायर डिस्टर्ब हुआ। और डिस्टर्ब होते ही अब चूंकि अगर उधर से हमला स्टार्ट होगा तो ये लोग अंदर की तरफ घूमते जाएंगे, और अंदर मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते चले जाएंगे। तो सिथियंस इधर नहीं आए, लेकिन सिथियंस अपने आसपास के एम्पायर्स को हमला किए। अब वो सब भागेंगे तो इधर ही की तरफ भागेंगे, इधर की तरफ भागेंगे तो डिस्टर्ब कौन होगा, मौर्य एम्पायर डिस्टर्ब होगा। तो ग्रीक्स, सबसे पहले ग्रीक्स पे हमला हुआ, जो कि बैक्ट्रिया किंगडम है ना इस्टेब्लिश किए हुए थे अफगानिस्तान के रीजन में। जो हिंदू कुश और हिंदू कुश का जो रीजन है ना, एक बड़ा सा रीजन, वो बैक्ट्रियन एम्पायर के अंदर आता है। जैसे अफगानिस्तान का पार्ट हो गया, तुर्कमेनिस्तान का पार्ट हो गया, ये सब, ठीक है, सब बैक्ट्रिया किंगडम वहीं पे ग्रीक्स ने इस्टेब्लिश किया हुआ था। और सबसे पहला हमला इन्हें पे क्या कहते हैं सिथियंस का हुआ 206 बीसी के अराउंड। और फिर बस चेन स्टार्ट हो गया, है ना। फिर पार्थियंस पे हमला हुआ, फिर शाकास पे हमला हुआ, और ये लोग अंदर की तरफ आते चले गए। और मौर्य एम्पायर जो है उसको जो आखिरी झटका लगा वो पुष्यमित्र शुंगा ने 185 बीसी में दिया, और इसके बाद मौर्य एम्पायर पूरा कंप्लीट ख़त्म हो गया। पुष्यमित्र शुंगा जो थे वो एक ब्राह्मण थे, और जो लास्ट मौर्यन रूलर थे बृहद्रथ, उनके जनरल थे। कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंगा है, उन्होंने बृहद्रथ को पब्लिकली, है ना, पब्लिक के सामने, है ना, मारा, और फिर जो पाटलिपुत्र का जो राज था उसको हड़प लिया। और बहुत सारे चीज़ फेमस हैं इनसे रिलेटेड, जैसे कि जो क्या कहते हैं शुंगास थे वो बुद्धिज़्म के बहुत खिलाफ थे, बुद्धिस्ट को बहुत बड़े स्केल में मार काट किया, है ना। पुष्यमित्र शुंगा ने बौद्धि ट्री को भी काटा है। तो शुंगाज का रोल जो था वो समझ लीजिए मौर्य एम्पायर के एकदम अपोजिट, उनको ख़त्म और कल्चरली भी ख़त्म करने की कोशिश में लगे रहे। तो शुंगा का रूल पाटलिपुत्र और सेंट्रल इंडिया पे रहा। नीचे डेक्कन में हम लोग देखेंगे वहाँ पे अलग किंगडम जैसे सतवाहनाज, है ना, कलिंगा के रीजन में क्षेतीज, ये सब डेवलप हो गए। और इनका रीजन जो मेन मगध का जो गंगेटिक बेसिन वाला जो रीजन है एकदम सेंट्रल पार्ट, है ना, उन पे इनका रूल रहा। तो इस वजह से जो क्या कहते हैं मौर्य का जो एक बड़ा सा एम्पायर था वो
ख़त्म हो गया। तो खैर आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। If you learned something, please do like and share this video and subscribe to my channel.